नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ब्रिजेन क्लासेस में। आज का हमारा वीडियो टॉपिक है छत्तीसगढ़ राज्य का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और छत्तीसगढ़ राज्य के सामान्य परिचय तथा छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य प्रतीकों के बारे में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ दक्षिण कोसल कहा जाता था। देखिए, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ जो है दक्षिण कोसल कहा जाता था। तो दक्षिण कोसल क्यों कहा जाता था? क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोसा की खेती, कोसा का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता था। कोसा की खेती और उत्पादन ज़्यादा होने के कारण छत्तीसगढ़ को कोसा प्रदेश यानी कि दक्षिण कोसल कहा जाता था। इतिहासकार प्यारेलाल गुप्त के अनुसार श्री राम की माता कौशल्या कोस्ताधीश की पुत्री थी। देखिए, ये एक इतिहासकार थे जिनका नाम था प्यारेलाल गुप्त। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो श्री राम है, जो राम भगवान जी थे, उनकी माता कौशल्या कोस्ताधीश की पुत्री थी और बिलासपुर का सोस्ता ग्राम, देखिए बिलासपुर का सोस्ता ग्राम यहाँ की राजधानी थी। अब हम देखते हैं 17वीं शताब्दी तक। देखिए, 17वीं शताब्दी तक दक्षिण कोसल कहा जाता था। छत्तीसगढ़ को हम बात करें तो 17वीं शताब्दी तक इसका नाम दक्षिण कोसल कहा जाता था। इसके बाद हम देखें, प्राचीन ग्रंथों में छत्तीसगढ़ को महाकांतर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, 17वीं शताब्दी तक छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहा जाता था और प्राचीन ग्रंथों में बात करें तब प्राचीन ग्रंथों में छत्तीसगढ़ को महाकांतर के नाम से भी जाना जाता था। मुगल काल के समय इसका नाम, मुगल काल जिस समय मुगल सत्ता भारत में स्थापित थी, उस समय छत्तीसगढ़ का नाम रतनपुर रियासत नाम से फेमस था। हम इसको रतनपुर रियासत के नाम से जानते थे। तथा ब्रिटिश काल जब आया, मुगलों के बाद जब ब्रिटिशों का समय आया, तब ब्रिटिश काल के समय इसको हम महाकौशल के नाम से जानते थे। इस प्रकार छत्तीसगढ़ का अलग अलग समय टाइम पीरियड में अलग अलग नामकरण किए गए थे। प्राचीन काल में दक्षिण कोसल कहा जाता था, ठीक है। इसी प्राचीन ग्रंथों में फिर महाकांतर कहा गया और मुगल काल के समय रतनपुर रियासत, फिर ब्रिटिश काल के समय महाकौशल के नाम से जाना जाता था। तथा प्राचीन काल में बस्तर के लिए चक्रकोट एवं दंडकारण्य के नाम से भी जाना जाता था। देखिए, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जानते थे? दक्षिण कोसल। इसी तरह प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ की जो बस्तर एरिया है, बस्तर संभाग जिस प्रकार अभी है, उस किले को चक्रकोट या फिर दंडकारण्य के नाम से भी जाना जाता था। दंडकारण्य कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा जंगल, बहुत ज़्यादा जंगली प्रदेश, पहाड़ पर्वत होने के कारण और बहुत ज़्यादा वन होने के कारण इसको दंडकारण्य कहा जाता था, किसको? बस्तर को। अब हम देखते हैं साहित्य में छत्तीसगढ़ के प्रयोग के बारे में। साहित्य में छत्तीसगढ़ का प्रयोग के बारे में हम चर्चा करेंगे। साहित्य में छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम प्रयोग 15वीं सदी में। देखिए, जो भी मैं पॉइंट आउट करते जा रहा हूँ उसको आप नोट करके रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सी सदी में? 15वीं सदी में खैरागढ़ राज्य के राजा लक्ष्मीनिधि राय, देखिए खैरागढ़ राज्य के राजा थे लक्ष्मीनिधि राय, के चारण कवि ददराम राव द्वारा 1497 में किया गया। देखिए, साहित्य में छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम जो प्रयोग है 15वीं सदी में। तो कौन सी सदी में? सदी को याद रखिएगा, 15वीं सदी में खैरागढ़ राज्य के राजा लक्ष्मीनिधि राय के चारण कवि ददराम राव के द्वारा सन 1497 में किया गया। तो इसको क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहित्य में छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, कब किया गया, ठीक है, और किस राज्य की रियासत के द्वारा किया गया, राजा के द्वारा किया गया। इस सभी क्वेश्चन का आंसर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकते हैं। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और नोट्स बनाकर रखिएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ में। देखिए, इतिहास में छत्तीसगढ़ की स्वतंत्र राजनीतिक सांस्कृतिक सत्ता की संकल्पना। देखिए, इतिहास में हम बात करें, हिस्ट्री के समय में बात करें तो छत्तीसगढ़ की स्वतंत्र राजनीतिक सांस्कृतिक सत्ता की संकल्पना कवि गोपाल मिश्र के द्वारा सर्वप्रथम की गई। देखिए, हमने इससे पहले पढ़ा साहित्य में, अब हम देख रहे हैं इतिहास में राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से देख रहे हैं। तो इसकी संकल्पना सबसे पहले किसने की? कवि गोपाल मिश्र जी द्वारा की गई। ये जो कवि गोपाल मिश्र थे, राजा राजसिंह, देखिए राजा राजसिंह के राजश्रय में थे। एक राजा थे राजसिंह, उसके राजश्रय में कवि गोपाल मिश्र जी थे। इन्होंने अपनी कृति खूब तमाशा,
में रतनपुर राज्य के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। देखिए एक रचना है खूब तमाशा, जो कि किसकी है, कवि गोपाल मिश्र की। तो कवि गोपाल मिश्र की रचना खूब तमाशा में रतनपुर राज्य के लिए, उस समय रतनपुर था, तो रतनपुर राज्य के लिए छत्तीसगढ़ शब्द की सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। मतलब रतनपुर राज्य को छत्तीसगढ़ के रूप में कहा गया, किसमें, खूब तमाशा में, जो कि किसकी कृति है, कवि गोपाल मिश्र के, जो राजा राजश्री के दरबार में थे। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसके बाद बाबू रेवाराम ने 1896 में विक्रम विलास नामक अपने ग्रंथ में इस राज्य को छत्तीसगढ़ की संज्ञा दी। देखिए हमने पढ़ा कि भी कवि गोपाल मिश्र ने छत्तीसगढ़ को अपने ग्रंथ खूब तमाशा में, याद रखिएगा खूब तमाशा किसकी रचना, कवि गोपाल मिश्र की। फिर इसी तरह एक कवि थे बाबू रेवाराम, तब बाबू रेवाराम की रचना है विक्रम विलास। तो बाबू रेवाराम ने अपनी रचना विक्रम विलास में, यानी कि अपने ग्रंथ में, इस राज्य के लिए छत्तीसगढ़ की संज्ञा दी, इस राज्य को छत्तीसगढ़ की संज्ञा दी। तो बाबू रेवाराम ने कब दिया, तो 1896 सन को भी आप याद रखिएगा। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रिटिश काल में, देखिए ब्रिटिश काल में बिलासपुर गजेटियर सन 1858 में छत्तीसगढ़ राज्य की पहली बार आधिकारिक रूप से प्रयोग किया गया। इसको किसके द्वारा पेश किया गया, तो कैप्टन प्लंट के द्वारा पेश किया गया था। ब्रिटिश काल के समय एक गजेटियर आया था जिसका नाम है बिलासपुर गजेटियर, जो कि बहुत ही फेमस है। सन को याद रखिएगा, क्या किस सन में आया था, सन 1858 में। 1857 की क्रांति के बाद सन 1858 में बिलासपुर गजेटियर आया था। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य का पहली बार, फर्स्ट टाइम, आधिकारिक रूप से, ऑथेंटिक रूप से प्रयोग किया गया। इसको किसने किया, कैप्टन प्लंट ने किया गया। ठीक है, किसके द्वारा, कैप्टन प्लंट के द्वारा किया गया। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का नामकरण। छत्तीसगढ़ के नामकरण के बारे में बहुत सारे इतिहासकारों ने अपना अपना मत पेश किया। हम कुछ इम्पोर्टेंट मत को देखते हैं जो कि मान्य हैं। इसमें से हमने 2 मतों को यहाँ पर लिया है, जिसमें से एक मत जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम देखते हैं, एक इतिहासकार थे वेगनर, क्या नाम उसका नाम, वेगनर के अनुसार क्या था। एक जनश्रुति के अनुसार जरासंध के काल में 36 चर्मकार परिवार ने जरासंध के राज्य से पृथक होकर, देखिए एक जनश्रुति है, जनश्रुति को मतलब आप समझ गए होंगे, सामान्य जो सुनने में आता है, जनश्रुति थी जो लोगों के सुनने में आता है, के अनुसार जरासंध एक राजा थे जिनके काल में 36 चर्मकार परिवार थे, जो जरासंध के राज्य से पृथक होकर, मतलब अलग होकर इस क्षेत्र में नए राज्य की स्थापना की थी। देखिए इसमें इनका कहना यह है कि वो जो 36 चर्मकार परिवार थे, वो जरासंध के राज्य क्षेत्र से अलग होकर इन्होंने इस राज्य क्षेत्र की स्थापना की थी, किसकी, छत्तीसगढ़ की स्थापना की थी, जो सबसे पहले छत्तीसगढ़ कहलाए और बाद में छत्तीसगढ़ के रूप में जाने जाने लगा। तो जो 36 चर्मकार परिवार बसे उनको पहले छत्तीसगढ़ कहा गया और बाद में इसको छत्तीसगढ़ के नाम से जाना गया। अब हम देखते हैं दूसरे मत की ओर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और मान्य ऑथेंटिक मत है, जिसको मान्य किया गया है। दूसरा मत है, छत्तीसगढ़ का नामकरण यहाँ की स्थापित 36 गढ़ों यानी कि 36 किलों के नाम पर हुआ। देखिए छत्तीसगढ़ का नामकरण जो है छत्तीसगढ़ में स्थापित 36 गढ़ों यानी कि 36 किलों के नाम पर हुआ। एक मान्य सूची के अनुसार, देखिए एक मान्य सूची के अनुसार शिवनाथ नदी के उत्तर में कलचुरियों की रतनपुर शाखा के अधीन 18 गढ़ और दक्षिण में कलचुरियों की ही रायपुर शाखा के अधीन 18 गढ़ स्थित थे। ठीक है, हम देखते हैं ये जो मत है ये मान्य मत है, इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का नामकरण छत्तीसगढ़ क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन यदि पूछा जाए आपको कि छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ क्यों कहा जाता है, इसको मेंस में पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं। छत्तीसगढ़ का नामकरण जो है यहाँ स्थापित 36 गढ़ों के आधार पर हुआ। देखिए शिवनाथ नदी के उत्तर में कलचुरी की रतनपुर शाखा और शिवनाथ नदी के दक्षिण में कलचुरी की ही रायपुर शाखा के अंतर्गत 18 गढ़ थे। तो इन दोनों गढ़ों 18 गढ़ उत्तर के और 18 गढ़ दक्षिण के, इन दोनों गढ़ों को मिलाकर 36 गढ़ कहा गया। अब इसको ये मत किसने दिया था, स्मिथ। ये मत जो स्मिथ के अनुसार था और यह मत जो है मान्य यानी कि ऑथेंटिक मत है। गढ़ों की जानकारी, देखिए गढ़ों की जानकारी देने वाले अभिलेख में ब्रह्मदेव का खंडारी अभिलेख यानी कि शिलालेख महत्वपूर्ण है। एक राजा थे ब्रह्मदेव जिनका अभिलेख था खंडारी अभिलेख यानी कि शिलालेख। इस अभिलेख और शिलालेख में गढ़ों के बारे में जानकारी मिलती है। छत्तीसगढ़ में उपस्थित जो 36 गढ़ हैं उन गढ़ों के बारे में कहाँ पर हैं,
किस स्थान पर स्थित है उसके बारे में जानकारी मिलती है। किसमें? छत्तीसगढ़ के ब्रह्मदेव के खंडारी अभिलेख शिलालेख में जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं, हमने यहाँ तक छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा की, छत्तीसगढ़ का नामकरण देख लिया। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की सामान्य परिचय, जनरल इन्फॉर्मेशन छत्तीसगढ़ की क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में। छत्तीसगढ़ की स्थिति यानी कि पोजीशन भारत में या पृथ्वी में किस स्थान पर स्थित है। छत्तीसगढ़ जो है 17°46' से 24°5' उत्तरी अक्षांश तथा 80°15' से 84°25' पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। देखिए, आप एक चीज़ को समझिए, किसी भी स्थान की यानी कि छत्तीसगढ़ हो, चाहे भारत हो या चाहे कोई भी राज्य हो, जैसे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और वो है अक्षांश और देशांतर। किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार होना बहुत ही जरूरी है। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के अकॉर्डिंग ही हम किसी स्थान की स्थिति और पोजीशन को जान सकते हैं कि वो कहाँ पर स्थित है। अब देखते हैं, यहाँ पर दो शब्द आए हैं, अक्षांश और देशांतर। तो हम थोड़ा सा अक्षांश और देशांतर के बारे में चर्चा करते हैं। अक्षांश क्या है? जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो भूगोल है, वहाँ पर उत्तर से दक्षिण की ओर यानी कि ऊपर से नीचे की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं उसको हम अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं, और पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं उसको हम देशांतरीय रेखाएं कहते हैं। तो अक्षांशीय रेखाओं की टोटल जो संख्या होती है, आप उसको नोट कर लीजिएगा, 181 होती है। टोटल संख्या 181 होती है, 180 धन 1 होती है, टोटल 181 होती है। उसी तरह देशांतरी जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, इनकी संख्या 360 होती है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, किसी भी स्थान की स्थिति या पोजीशन को बताने के लिए उस स्थान की अक्षांश और देशांतर का जानना बहुत ही जरूरी है। उसी के आधार पर हम उस स्थान की स्थिति और पोजीशन को जान सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो जिसकी अक्षांशीय लंबाई कितनी है? 700 किलोमीटर, यानी कि 700 से 800 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ की अक्षांशीय लंबाई यानी उत्तर से दक्षिण के बीच की जो दूरी है वो 700 किलोमीटर यानी कि 700 से 800 किलोमीटर के बीच में है, तथा देशांतरी लंबाई यानी कि पूर्व से पश्चिम, छत्तीसगढ़ के जो पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी है, सीमा के बीच की, उसकी लंबाई है 400 से 500 किलोमीटर के बीच में है। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का, एमपी का दक्षिण पूर्वी हिस्सा है। इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का किस हिस्सा है, कौन से तरफ का हिस्सा है, कौन से दिशा से कटकर बना है। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी दिशा से कटकर बना हुआ है, जो मध्य प्रदेश का 30.47% है। याद रखिएगा कितना परसेंट है? 30.47% है मध्य प्रदेश का, और जो इंडिया का 4.10% है। छत्तीसगढ़ इंडिया के कितना परसेंट है? 4.10, और मध्य प्रदेश का 30.47% है। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल के बारे में। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो टोटल एरिया क्षेत्रफल है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, जो देखिए मध्य प्रदेश का कितना 30.47% है। एमपी का जो कुल क्षेत्रफल है जो कि 100% माने तो उसका 30.47% किसका है? छत्तीसगढ़ का। तथा छत्तीसगढ़ जो देश का कुल क्षेत्रफल यानी कि भारत देश का कुल क्षेत्रफल का 4.10% है। इस परसेंटेज को आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो पूछे जाता ही है, इस परसेंटेज को भी एग्जाम में पूछे जाता है। तो सारी चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करते जा रहा हूँ, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से, खासतौर पर व्यापक और पीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट्स बनाकर रखिएगा या बार बार पढ़िएगा। क्षेत्रफल के अनुसार देश का 9वां बड़ा राज्य है। देखिए, यदि हम क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करें राज्यों के क्रम में, तो छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देश का कौन सा बड़ा राज्य है? 9वां बड़ा राज्य है। इससे पूर्व में छत्तीसगढ़ जो 10वां बड़ा राज्य था। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये अब चेंज हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा। पहले छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देश का 10वां बड़ा राज्य था, 9वां था उड़ीसा। देखिए, पहले उड़ीसा 9वां में था, छत्तीसगढ़ 10वां में था। बट अब क्या हो गया है, जम्मू कश्मीर जो कि राज्य था, अब वो राज्य नहीं रहा। तो जम्मू कश्मीर के राज्य न होने से
छत्तीसगढ़ का पोजीशन एक नीचे हो गया और छत्तीसगढ़ 10वें स्थान से खिसक कर 9वें स्थान पर आ गया। उसी तरह उड़ीसा भी 9वें स्थान से खिसक कर 8वें स्थान पर आ गए। तो वर्तमान में यदि हम देखें, छत्तीसगढ़ जो है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 9वां बड़ा राज्य है, जो कि पहले 10वां था, अब वर्तमान में 9वां बड़ा राज्य है। अब हम छत्तीसगढ़ की जनसंख्या के बारे में देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देखिए 2011 की जनगणना, अभी 2021 की जनगणना आई नहीं है, तो हम 2011 की जनगणना को ही पढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हम देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार 2,55,45,198 है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है, ये 2011 के अकॉर्डिंग, अभी वर्तमान में तो बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई होगी, बट हम 2011 का डाटा देख रहे हैं। तो 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग क्योंकि हमारे पास नई डाटा भी आया ही नहीं है, तो हम 2011 की जनगणना के अनुसार 2,55,45,198 वर्ग किलोमीटर 198 है छत्तीसगढ़ की जनसंख्या। जनसंख्या के अनुसार यदि हम बात करें तो सबसे बड़ा राज्य, देखिए यहाँ पर हमने लिखना भूल गए हैं, अब यहाँ पर देखिएगा 16वां, देखिए जनसंख्या के अनुसार छत्तीसगढ़ देश का 16वां बड़ा राज्य है। यह देश का, और देश की जनसंख्या का कितना है, 2.11% है। तो छत्तीसगढ़ देश की कुल जनसंख्या के अकॉर्डिंग हम सीरीज देखें तो 16वां बड़ा राज्य है और यह देश की कुल जनसंख्या का 2.11% है। देखिए भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के साथ 121 करोड़ थी 2011 की जनगणना के साथ, जो कि अभी बहुत बढ़ गई होगी, बट नया डाटा आएगा तो हमको नया डाटा मिल जाएगा। तो अभी जो है पुराना डाटा हमारे पास है। तो भारत की जनसंख्या थी 121 करोड़, तो इसका 2.11% यानी कि 2,55,45,198 छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है अकॉर्डिंग टू 2011 के जनगणना के अनुसार। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की आकृति के बारे में। छत्तीसगढ़ जो है देश का दक्कन का पठार से लगा हुआ भाग है। देखिए भारत देश में एक स्थित पठार है जिसका नाम है दक्कन का पठार। तो इसी दक्कन का पठार का हिस्सा कौन सा है, छत्तीसगढ़। यहाँ प्रायद्वीपीय पठार है, कौन सा, दक्कन का पठार एक प्रायद्वीपीय पठार है और उसी पठार का हिस्सा कौन सा है, छत्तीसगढ़। इसकी आकृति सी हॉर्स यानी कि हिप्पोकैम्पस कूड़ा के समान है। किसकी आकृति, छत्तीसगढ़ की आकृति। तो क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ की आकृति किस प्रकार है, तो छत्तीसगढ़ की जो आकृति है हिप्पोकैम्पस यानी कि सी हॉर्स के समान है। आप छत्तीसगढ़ का नक्शा देखिएगा, आपको हिप्पोकैम्पस के समान दिखेगा। छत्तीसगढ़ राज्य एक भू आविष्ठित राज्य है। देखिए छत्तीसगढ़ एक भू आविष्ठित राज्य है। तो हम देखते हैं भू आविष्ठित शब्द का मतलब क्या होता है। भू आविष्ठित शब्द मतलब ऐसा राज्य जो किसी दूसरे देश की सीमा को टच नहीं करता तथा न ही किसी समुद्री सीमा को टच करता है। यानी कि ऐसा राज्य जो कोई भी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता, वो क्या है, एक भू आविष्ठित राज्य है। क्योंकि छत्तीसगढ़ ना तो किसी दूसरे देश को टच करता है और ना ही इसके चारों तरफ कोई समुद्र है, यानी कि समुद्री सीमा को टच करता है। इसीलिए छत्तीसगढ़ क्या है, भू आविष्ठित राज्य है। छत्तीसगढ़ के अलावा देखिए छत्तीसगढ़ में हमने पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ में 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो किसी दूसरे राज्य को टच नहीं करते, इसीलिए वो क्या है, भू आविष्ठित डिस्ट्रिक्ट है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ भी एक भू आविष्ठित राज्य है। इसके अलावा यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा और तेलंगाना, तो मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा और तेलंगाना भी एक भू आविष्ठित राज्य हैं। तो भारत में भू आविष्ठित राज्यों की संख्या कितनी है, टोटल 5 है। एक आपका छत्तीसगढ़, एक मध्य प्रदेश, एक झारखंड, एक हरियाणा और एक तेलंगाना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, भारत में भू आविष्ठित राज्यों की संख्या कितनी है। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ भी एक भू आविष्ठित राज्य है। अब हम देखते हैं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश में स्थित है। देखिए कर्क रेखा जो क्या है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अब हम इसको समझाते हैं उत्तरी अक्षांश कैसे में उत्तरी अक्षांश। यदि हम पृथ्वी के भूगोल को देखें, यानी कि ग्लोब को देखें, तो बीचों बीच पृथ्वी के जो बीचों बीच जो रेखा खींची जाती है, सेंटर पॉइंट में जो रेखा खींची जाती है, ये है 0 अंश देशांतर यानी कि भूमध्य रेखा। अब इसके उत्तर में एक रेखा खींची गई है 23.5 अंश में, जिसको कर्क रेखा कहते हैं, और इसके दक्षिण में एक रेखा खींची गई है, ये भी 23.5 अंश में। देखिए उत्तर में भी 23.5 अंश में रेखा खींची गई है जो कि कर्क रेखा है, और दक्षिण में भी 23.5 अंश में रेखा जो खींची गई है वो मकर रेखा है। तो हम अभी क्या पढ़ें, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा किस तरफ स्थित है, ये है आपका बीचों बीच 0 अंश देशांतर यानी कि भूमध्य रेखा, और इसके उत्तर की यदि हम जाए तो होगा उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में कितना, 23.5 अंश
उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा स्थित है उसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और उसी को 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध यानी कि जो बीच की रेखा है उसके नीचे की ओर यदि हम देखें 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में, तो उसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। आइए हम देखते हैं कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ के कोरिया, सूरजपुर एवं बलरामपुर से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के उत्तरी, देखिए कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र, देखिए सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है, सबसे उत्तर में स्थित डिस्ट्रिक्ट है। तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के उत्तर से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से जिलों को टच करते हुए? कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। इसको याद रखिएगा कि कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिलों को टच करती है। अब हम आपको एक चीज़ और बताते हैं कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए इस चीज़ को पॉइंट आउट कर लीजिएगा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर हम इसको देखें क्रम से, तो सबसे पहले गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कितने राज्य हो गए? 8 राज्य। राज्यों का नाम याद रखिएगा, आप इसको नोट से कर लीजिएगा। मैं एक बार और बोल देता हूँ, गुजरात के बाद राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा के बाद मिजोरम। इस प्रकार मिजोरम से भारत से बाहर निकल जाती है और घुसती कहाँ? गुजरात से। तो हमने क्रम से बताया, क्रम याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब हम देखते हैं भारतीय मानक समय के बारे में। भारतीय मानक समय IST जो 22.5 अंश पूर्वी देशांतर एवं कर्क रेखा, देखिए भारतीय मानक समय यानी कि 22.5 अंश पूर्वी देशांतर, 22.5 अंश पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय माना जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग। ठीक है, तो कर्क रेखा एक दूसरे को सूरजपुर में, देखिए जो कर्क रेखा है और जो भारतीय मानक समय है, तो ये जो दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे को सूरजपुर में काटती हैं। सूरजपुर में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय एक दूसरे को काटती हैं, यानी आपस में मिलती, वहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। तो इस चीज़ को याद रखिए किस स्थान पर? सूरजपुर में। अब एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, यहाँ पर हमने सूरजपुर दिया हुआ है क्योंकि बहुत सारे बुक में सूरजपुर दिया हुआ है, बट एग्जाम में जब भी पूछा जाता है तो इसके साथ यदि एक और ऑप्शन आ जाए कोरिया, तो बहुत सारे एग्जामों में जैसे PSC में कई बार पूछा गया है कोरिया, तो कई बार आंसर कोरिया को भी दिया जाता है, यानी कि किस स्थान पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय एक दूसरे को काटते हैं। तो बहुत सारे एग्जामों में कोरिया को आंसर देता है, बहुत सारे एग्जामों में सूरजपुर का आंसर देता है। बुक में आपको सूरजपुर और कोरिया दोनों ही मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन को आप देखिएगा, उस हिसाब से आप आंसर को चॉइस करिएगा। सूरजपुर और कोरिया दोनों ऑप्शन में यदि रहता है तो अक्सर क्वेश्चन विलोपित हो जाता है। यदि दोनों ना हो, दोनों में से कोई एक हो, यदि सूरजपुर हो तो सूरजपुर आपका आंसर होगा, और यदि कोरिया हो तो कोरिया आपका आंसर होगा। यदि दोनों एक साथ हो तो वो क्वेश्चन जो है विलोपित होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और क्वेश्चन विलोपित हो जाता है। अब हम देखते हैं राज्य के प्रतीक चिन्हों के बारे में। राज्य के प्रतीक चिन्ह के बारे में हम जानते हैं। 4 सितंबर 2001 को मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधिकृत प्रतीक चिन्ह को निर्धारित और स्वीकृत कर तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया। देखिए 4 सितंबर 2001, डेट को याद रखिएगा, डेट को पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह को कब अपनाया गया था, तो 4 सितंबर 2001 को अपनाया गया था। तो मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधिकृत प्रतीक चिन्ह को निर्धारित किया और उसको स्वीकृत कर तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया। डेट क्या है? 4 सितंबर 2001 को। यह जो चिन्ह है राज्य की विरासत, अपार संपदा और इसके उपयोग की अनंत संभावनाओं के प्रतीकात्मक स्वरूप है। तो ये जो चिन्ह क्या है? राज्य की विरासत की अपार संपदा और इसके उपयोग की अनंत संभावनाओं का प्रतीकात्मक स्वरूप है। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पक्षी के बारे में। हमारे राज्य के राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना। जिस प्रकार भारत के राजकीय पक्षी क्या है? मयूर है, उसी तरह छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी क्या है? पहाड़ी मैना। इसको इंग्लिश में कहते हैं हिल मैना, और इसका एक और नाम है बस्तर की पहाड़ी मैना। इसको बस्तर की पहाड़ी मैना के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो है जूलॉजिकल नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप उसको देख लीजिए। इसको जूलॉजिकल नाम क्या है, जो कि इंटरनेशनल नेम है, ये पूरे विश्व में इस नाम से इसको जाना जाता है। ग्रेकुला रेनिजियोसा पेंसिनोरिस। देखिए ग्रेकुला रेनिजियोसा पेंसिनोरिस, ठीक है, पेंसिनोरिस, तो इस नाम से इसको जाना जाता है। इसका संरक्षण कहाँ कहाँ पर किया जा रहा है?
तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि बस्तर में है, तो बस्तर में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इसका संरक्षण राष्ट्रीय पक्षी का किया जा रहा है। और ये जो कहाँ पर पाया जाता है, तो बस्तर संभाग में 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। वो 7 डिस्ट्रिक्ट में ये जो राष्ट्रीय पक्षी जो है विचरण घूमते हुए देखे जा सकते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय पक्षी क्या है, पहाड़ी मैना। एक चीज़ विशेष बात और है पहाड़ी मैना के बारे में। पहाड़ी मैना की विशेषता ये है कि यहाँ मनुष्यों के समान आवाज़ नकल करने में मशहूर होती है। मनुष्यों की आवाज़ का नकल करने में मशहूर होने के कारण भी इसको जाना जाता है। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय पशु के बारे में। हमारा राष्ट्रीय पशु है वन भैंसा, जिसको हम क्या कहते हैं, वाइल्ड बुफलो। ठीक है, देखिए ये वाइल्ड है, डी है इसके बाद, तो वाइल्ड बुफलो, इसको हम एशियन बुफलो के नाम से भी जानते हैं। देखिए जो छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय पशु है वन भैंसा, इसको हम वाइल्ड बुफलो इंग्लिश में कहते हैं और इसको एशियन बुफलो के नाम से भी जाना जाता है। ये वाइल्ड डी होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जूलॉजिकल नाम क्या है, बुबादस इसका जूलॉजिकल नेम है। अब हम इसके संरक्षण के बारे में देखें, इंद्रावती नेशनल पार्क, पामेड़ एवं उदंती अभ्यारण्य। देखिए इंद्रावती नेशनल पार्क और पामेड़ और उदंती अभ्यारण्य में वन भैंसा का संरक्षण यानी कि बचाव किया जा रहा है। जैसे हमने पढ़ा कि पहाड़ी मैना का संरक्षण क्या है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क में किया जा रहा है, उसी तरह वन भैंसा का जो संरक्षण है वो इंद्रावती नेशनल पार्क में किया जा रहा है। इसके अलावा पामेड़ एवं उदंती अभ्यारण्य में इसका संरक्षण किया जा रहा है। वन भैंसों में एक बीमारी पाई जाती है जिसका नाम है रीडर पेस्ट नाम की बीमारी वन भैंसों में पाई जाती है। बीमारी को भी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। वन भैंसों में कौन सी बीमारी पाई जाती है, तो वन भैंसों में रीडर पेस्ट नामक बीमारी पाई जाती है। यह जो भोजन के दृष्टिकोण से देखें तो शुद्ध शाकाहारी है। वन भैंसा जो है शाकाहारी होती है। देखिए वन भैंसों में नर को अरना के नाम से जानते हैं और मादा वन भैंसों को अरनी के नाम से जानते हैं। नर वन भैंसों को अरना और मादा वन भैंसों को क्या, अरनी के नाम से जानते हैं। वन भैंसों का घर, देखिए वन भैंसों का घर कोटरू को वन भैंसों का घर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इस प्रकार हमने वन भैंसा के बारे में चर्चा की, वन भैंसा के बारे में देखा। और देखिए वन भैंसा जो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, यहाँ जो है सर्वाधिक शुद्ध किस्म की है। जो विश्व की वन भैंसा जितनी भी पाई जाती है उसमें सबसे शुद्ध और सबसे इम्पॉर्टेंट किस्म की वन भैंसा है, जो कि शुद्ध शाकाहारी भी है। तो हमने वन भैंसा के बारे में देखा। अब हम देखते हैं राजकीय वृक्ष के बारे में। हमारा राजकीय वृक्ष जो है साल है, जिसका बॉटनिकल नेम है सोरिया रोबस्टा। ठीक है, इसमें एक बीमारी पाई जाती है जिसका नाम है साल बोरर। इसको याद रखिएगा, सोरिया रोबस्टा को कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो राजकीय वृक्ष क्या है, साल है, जिसका बॉटनिकल नाम है सोरिया रोबस्टा। इसमें एक बीमारी पाई जाती है जिसको साल बोरर के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण बात, केशकाल घाटी जो कि बस्तर में स्थित है, साल वनों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए केशकाल घाटी जो कि बस्तर में स्थित है, साल वनों के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर को साल वनों का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। देखिए बस्तर को किस वनों के द्वीप के नाम से जानते हैं, तो साल वनों के द्वीप के नाम से जानते हैं बस्तर को। अब बस्तर में घाटी पाई जाती है जिसका नाम है, जो कि साल वनों के लिए प्रसिद्ध। एक घाटी और है खुर्शेद घाटी जो कि नारायणपुर में है, वो सौगौन वनों के लिए प्रसिद्ध है। अब हम देखते हैं राजकीय गीत। हमारा जो राष्ट्रीय गीत है यह करंट से रिलेटेड है। यह अभी वर्तमान में अभी नया घोषित किया गया है। हमारा राजकीय गीत है अरपा पैरी के धार महानदी है अपार। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर गीत है। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसकी जो घोषणा है 3/11/2019 यानी कि 3 नवंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा की गई। तो याद रखिएगा घोषणा कब की, तो 3/11/2019 को किसके द्वारा, तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा राष्ट्रीय गीत की घोषणा की गई थी। इसके रचनाकार कौन है, रचनाकार हैं डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारा जो राष्ट्रीय गीत है अरपा पैरी के धार महानदी है पार के रचनाकार कौन है, तो रचनाकार हैं डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। इसको एक और नाम से जानते हैं कातिब रायपुरी। तो कातिब रायपुरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, किसको, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा को। तो इसको भी याद रखिएगा, एक और नाम क्या है इसका, कातिब रायपुरी। जो इसकी मानक अवधि है, जो गायन की मानक अवधि है वो है 1 मिनट 15 सेकंड। 1 मिनट 15 सेकंड के समय में इसको गाना होता है, किसकी, राष्ट्रीय गीत की। जिससे हमने देखा कि हमारे जो राष्ट्रगान की मानक अवधि 52 सेकंड होती है, उसी तरह राष्ट्रीय गीत की मानक अवधि जो 1 मिनट 15 सेकंड होती है। और इसकी कुल अवधि जो है हमने यहाँ पर लिखना भूल गया है, ये 6 मिनट
15 सेकंड या 6 मिनट 30 सेकंड के आसपास कुछ होती है, 6 मिनट 15-20 सेकंड के आसपास इसकी टोटल अवधि है गीत की। लेकिन मानक अवधि जिसको हमको गाना है किसी भी कार्यक्रम की स्टार्टिंग होने से पहले जो हम गाएंगे वो है 1 मिनट 15 सेकंड का। अब हम राष्ट्रीय गीत के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं। राज्य गीत में 4 नदियों का, देखिए छत्तीसगढ़ की जो राज्य गीत है उसमें 4 नदियों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी नदियों का नाम इसमें आया है गीत में? अरपा, पैरी, महानदी एवं इंद्रावती नदी। तो ये नदियों के नाम को याद रखिएगा। यदि क्वेश्चन आपको पूछा जाए, ये मेंस में भी पूछे जा सकते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी पूछे जा सकते हैं कि राज्य गीत में कौन कौन से नदियों का नाम आया है। तो अरपा नदी, पैरी नदी, महानदी एवं इंद्रावती नदी, इन चारों नदी का नाम राज्य गीत में आया है। अब हम देखते हैं कौन कौन से जिलों का नाम राज्य गीत में आया है। तो राज्य गीत में 7 जिलों का नाम आया है। कौन कौन से जिले हैं? रायगढ़। और रायगढ़ को किस रूप में इंडिकेट किया गया है गीत में? मुकुट के रूप में। दूसरा है सरगुजा और बिलासपुर। देखिए दूसरा सरगुजा और बिलासपुर, तो 3 हो गए। तो इनको बहिया यानी कि बाँह भूजा। तो रायगढ़ क्या है? गीत में मुकुट के रूप में है उल्लेखित है। उसी तरह सरगुजा और बिलासपुर जो है बहिया यानी कि बाँह और भूजा के रूप में उल्लेखित है। रायपुर को कन्हैया यानी कि कमर के रूप में उल्लेखित किया गया है। दुर्ग एवं बस्तर को पैजनिया यानी कि पायल के रूप में, क्योंकि पैजनिया पायल यानी कि ये दक्षिण में है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित है बस्तर। तो दुर्ग को पैजनिया यानी पायल के रूप में स्थित किया गया है। राजनांदगांव को करधन और कमर के रूप में, ये जो है राजनांदगांव सेंटर में स्थित है छत्तीसगढ़ के, तो इसको भी कमर बंद या करधन के रूप में उल्लेखित किया गया है। और इसके अलावा एक है डोंगरी पहाड़ी। तो डोंगरी पहाड़ को बिंदिया के रूप में उल्लेखित किया गया है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के राज्य गीत में 4 नदियों अरपा, पैरी, महानदी और इंद्रावती नदी को उल्लेख किया गया है और 7 जिलों का उल्लेखित किया गया है। कौन कौन से जिले हैं? रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर एवं राजनांदगांव। अब इनको किस किस रूप में उसको भी याद रखिएगा। जैसे रायगढ़ को मुकुट के रूप में, सरगुजा और बिलासपुर को बहिया और बाँह भूजा के रूप में, रायपुर को कन्हैया कमर के रूप में, दुर्ग एवं बस्तर को पैजनिया पायल के रूप में, और उसी तरह राजनांदगांव को करधन और कमरबंद के रूप में उल्लेखित किया गया है। और एक पहाड़ी है डोंगरी पहाड़ी, जिसको बिंदिया के रूप में उल्लेखित किया गया है। आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।